Okay, good. Good evening, Josh. Good evening, sir. So, कैसे हैं आप लोग? फाइन। क्या पढ़ा था लास्ट? सर आपने इम्यूनिटी सिस्टम का बुक स्टार्ट कराया था। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन उसमें टॉपिक क्या कराया था? सर आपने सेलुलर मेथड बता दिया था जिसमें मोनोसाइट वगैरह बताए थे। हाँ, मतलब इनहेरेंट इम्यूनिटी हो गई थी। आज एक्टिव, सॉरी, पैसिव इम्यूनिटी की, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें। टेस्ट एक्वायर्ड की इम्यूनिटी डाउट की पूछ बात रहा था करें, सर। पे अटेंशन। टेस्ट के डाउट पूछने थे। कौन से टेस्ट कराओ? जो इससे लास्ट हुआ था। क्या डाउट है? प्रेजेंट करके पूछ लूं? अरे ऐसे पिछले डाउट पूछ रहा हूँ। सर उसमें क्वेश्चन गलत है ना, मेरे को क्वेश्चन गलत लग रहा है इसलिए पूछ रहा था प्रेजेंट करके। तेरा डाउट क्या, वो बता, फिर देखते हैं। सर मेरा डाउट ये था कि जो हार्ट और ब्रेन, उसमें ये पूछ रहा था कि ये कैसे ऑर्गन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से आए हैं, अडेप्टिव रेडिएशन से आए हैं, होमोलॉजी से आए हैं। देख, हार्ट इन वर्टिब्रेट्स एंड ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। लेकिन आंसर इसका ऑल ऑफ दीज दे रखा था इसलिए पूछ रहा था। तो तीसरा जो ऑप्शन हो वो भी होमोलोगस से आया होगा। तीसरा ऑप्शन क्या था? सर तीसरा ऑप्शन होमोलॉजी है। हे भगवान, तू मुझे क्वेश्चन दिखाया। मेरे को ना, यू इरिटेट मी समटाइम्स। शो मी द क्वेश्चन। सर देख लिया? हाँ, तो होमोलॉगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक ही बात हुई ना। और सर इसमें एडाप्टिव अडेप्टिव रेडिएशन क्यों होगा? नहीं आएगा। इसका आंसर सी आएगा, सी, होमोलॉजी। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी प्रॉपर्ली नहीं दिखाता, वो सिर्फ होमोलॉजी दिखाता है। सर इसका आंसर सी कैसे होगा? सी तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है। अरे डफर, इसका नहीं, जो पिछले वाला होमोलॉजी वाला पूछा, वो वाला ब्रेन वाला जो पूछा। नो सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 153 की है। देखो 53 में क्या डाउट है अब? अर्थ कब बनी थी? सर 20 बिलियन ईयर एगो तो एनसीईआरटी में है। अर्थ। अर्थ का मैंने ओरिजिन ना 4.5 बिलियन ईयर्स को पहले बताया। सर इसमें 45 दे रखा है। बेटे 4.5 है शायद। वो पॉइंट नहीं प्रिंट हुआ है, वो आंसर सीधा सी है। वो 4.5 है। और बता। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है पहले पूछ लो, बाद में फिर क्लास के पढ़ाते पढ़ाते परेशान करोगे। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। नाउ पे अटेंशन, ध्यान से सुनिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं दो तरीके के सेल्स। एक्चुअली आते हैं लिम्फोसाइट्स।
कौन सी lymphocytes? The B lymphocytes and the T lymphocytes. ठीक है ना? B cells में आते हैं B plasma cells मेनली, जो बनाते हैं एंटीबॉडीज। टी सेल्स में आते हैं तीन तरीके के सेल्स, टीएच मतलब हेल्पर, टी हेल्पर सेल्स, टी मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, एंड टी टी सप्रेसर सेल्स। Which inactivate cytoplasmic cells and inactivate T helper cells. ठीक है, तो ये है कैटेगरी। और दोनों के अंदर एक कैटेगरी और है द मेमोरी सेल्स, दूसरा आगे दी मेमोरी सेल्स, एंड ऑफ कोर्स इनके भी चौथी कैटेगरी आ गई जो इन्हीं में से होंगी द मेमोरी सेल्स। मतलब मेमोरी सेल्स कॉमन रहेंगे, बी मेमोरी एंड टी मेमोरी, वो हर तरीके के हो सकते हैं। कुछ हेल्पर सेल्स मेमोरी होंगे, कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स मेमोरी होंगे। मेमोरी मेमोरी मतलब जो पैथोजन से लड़ने की मेमोरी रखेंगे, याद रखेंगे कि कौन से पैथोजन से कैसे लड़ाई करेंगे। ठीक है, सो ये सिनेरियो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बी सेल्स इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी बाय फ्लूइड और ब्लड। जो फ्लूइड या ब्लड से इम्यूनिटी रहती है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और टी सेल्स आर मेनली प्लेज रोल इन सीएमआई, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, यस, नाउ पे अटेंशन। देखिए, ये तो है बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है ऑन टिप्स। बस जो आपको टिप्स पे इंफॉर्मेशन याद रखनी है वो ये है। ठीक है, अब एक मिनट रुकिए। ओके, तो ये तो ही आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आपने क्या रखनी है बेटा, आपने बस याद रखनी है। अब मैं जरा इसकी डिटेल बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर। जब पे अटेंशन, एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। एक जनरलाइज चीज बता, जस्ट पे अटेंशन। क्या चल रहा है पूरी बॉडी के अंदर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो ध्यान सुनिए। देखिए, हुआ क्या, हुआ ये है कि लेट्स से ये आपके सेल्स है, ये आपका टिश्यू है। यहाँ पर नेक्स्ट पता ही आपको टिश्यू में बना लेगा, टिश्यू है, ये आपका टिश्यू है। अब हुआ ये कि टिश्यू से इंटरेक्ट करने के लिए, टिश्यू को किल करने के लिए, अब यहाँ पर आपको एक इन्फेक्शन हुआ, ये कोई बैक्टीरिया आ गया, ये कोई पैथोजन आ गया। इस पैथोजन के ऊपर इसके अपने अपने सरफेस एंटीजन थे, जैसे कि एक ट्राइंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक लेट्स से डायमंड। डायमंड, सर्कल, स्क्वायर, सॉरी, डायमंड, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ये चार इसके सरफेस एंटीजन। ओके, क्लियर? नाउ अब आगे बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि
इससे सबसे पहले जो इंटरेक्ट करेगा वो यहाँ पे सेल्स होंगे जिन्हें आप मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैक्रोफेजेस, यानी बड़े बड़े फाइगोसाइट्स द मैक्रोफेजेस। ठीक है, क्लियर? अब इन मैक्रोफेजेस के पास दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, क्लास 1 MHC या क्लास 2 MHC। कुछ क्लास 1 वाले होंगे और कुछ क्लास 2 MHC होंगे। ओके, क्लियर? ओके, तो अलग अलग मैक्रोफेजेस है, उन्होंने इसको इंटरेक्ट किया। अब मैक्रोफेज ने पैथोजन से इंटरेक्ट किया और पैथोजन को खा लिया, पैथोजन को खा लिया। और पैथोजन को खाने के बाद ये मैक्रोफेज लिम्फ नोड में पहुंचा। देखिए, ये टिश्यू है और ये मैक्रोफेज है, और यहाँ नीचे आपको पता है कि टिश्यू फ्लूइड रहता है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आसपास यहाँ पे क्या रहेगा, टिश्यू फ्लूइड रहेगा, राइट? और टिश्यू फ्लूइड के आसपास बेटा क्या रहता है, जहाँ टिश्यू फ्लूइड रहता है वहां पे दो चीजें रहती है। एक रहती है ब्लड कैपिलरी, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था। क्या रहती है? एक बेटा ब्लड कैपिलरी रहती है, और जहां बेटा ब्लड कैपिलरी होती है वहीं पे एक और कैपिलरी रहती है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। और लिम्फेटिक कैपिलरी लीड करती है टुवर्ड्स लिम्फ नोड, टुवर्ड्स लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड में बेटा कंसंट्रेटेड रहते हैं बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस यहां से होते हुए लिम्फ नोड से होते हुए, सॉरी, लिम्फेटिक कैपिलरी से होते हुए पहुंच गए कहां? लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में ये पहुंचे सबसे पहले टी सेल के पास, टी हेल्पर के पास, ठीक है, एंटी साइटोटॉक्सिक के पास। ठीक है, अब टी हेल्पर के पास एक तरीके के रिसेप्टर होते हैं, CD4+ रिसेप्टर्स, और टीसी के पास होते हैं CD8+ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर का नाम है CD8 एंड CD4+। अब जो क्लास MHC1 मॉलिक्यूल्स है वो इंटरेक्ट करते हैं CD8+ के साथ, क्लास 2 इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ। तो ये मैक्रोफेज आया, ठीक है, इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया। इसने बोला कि देखो मैं मैक्रोफेज हूं, उसने बोला कौन मैक्रोफेज, इसने बोला कि देखो मैं मैक्रोफेज हूं, मेरे पास देखो ये वाले रिसेप्टर है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। MHC क्लास 2 ने आइडेंटिफाई किया किसको, CD4+ को। दोनों में आपस में इंटरेक्शन हुआ और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया, राइट? तो किसने पहचान लिया? टी हेल्पर सेल ने मैक्रोफेज को पहचान लिया। और फिर यहाँ पे भी दूसरा मैक्रोफेज आया, तो बोला मैक्रोफेज। अब क्योंकि ये टी सी सेल था, इसके पास CD8+ रिसेप्टर है जो कि इंटरेक्ट करते हैं क्लास 1 MHC के साथ, तो इसने अपने कौन सा रिसेप्टर देखा है? MHC1 वाले रिसेप्टर देखा है, तो इसने MHC1 देखा है। देखो मैं मैक्रोफेज हूं, मेरे पास MHC1 मॉलिक्यूल है। MHC1 ने CD8+ को इंटरेक्ट रिकॉग्नाइज किया और दोनों में इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दोनों में इंटरेक्शन पॉजिटिव हो गया। अब इंटरेक्शन के बाद मैक्रोफेज ने क्या बताया? मैक्रोफेज ने टी हेल्पर सेल को बताया कि देखो एक पैथोजन आया है। टी हेल्पर सेल लगा ठीक है पैथोजन है, बहुत बढ़िया बात है, आओ उसको किल करेंगे, लेकिन पहले तो पैथोजन है कैसा? तो मैक्रोफेज ने इसको बताया कि पैथोजन इनमें से कोई भी एक, लेट्स से ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल या डायमंड, कोई भी एक सेल सरफेस रिसेप्टर उसने अपने पास बचा लिया था जो इसको शो किया। लेट्स से ट्रायंगल शो किया या जो भी शो किया, अपने रिसेप्टर से इसको बताया कि एक्चुअली ट्रायंगल आया। अब देखिए बहुत सारे मैक्रोफेज होते हैं, कोई मैक्रोफेज जाके बोलेगा ट्रायंगल आया है, कोई मैक्रोफेज जाके बोलेगा सर्कल है, कोई कोई डायमंड बचा के दिखाएगा, कोई स्क्वायर बचाएगा। मतलब अलग अलग मैक्रोफेज अलग अलग टी हेल्पर सेल को से इंटरेक्ट करेंगे और अलग अलग एंटीजन की इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ट्रायंगल बताया, ठीक है, सेम चीज इसको बताएगी। ओके, तो इसको बताया, इसको बताया, क्लियर? तुम लोग को पता लग गया कि किस तरीके का पैथोजन आया है। ओके,
अब अब क्या होगा, टी हेल्पर सेल्स जो है, अब इनका नाम हेल्पर क्यों समझ में आ गया आपको। अब टी सी सेल को पता लगा ट्रायंगल आना है, ठीक है, गुड। लेकिन टी सी सेल्स ना वेट कर रहे हैं कि अभी ना हेल्पर सेल से इंफॉर्मेशन नहीं आई, जैसे आएगी अटैक करने जाएंगे। तो हेल्पर सेल ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए, क्या रिलीज किए, कुछ केमिकल्स रिलीज किए, और ये केमिकल्स को बोलते हैं कीमोकाइनेज। ये केमिकल रिलीज हुए और ये केमिकल गए सीधा टी सी सेल के पास और उसको बताया। अब ये इंफॉर्मेशन गई कि सुनो, हमें पता लगा है कि कोई पैथोजन आया और उसके ऊपर ट्रायंगल है, या कोई पैथोजन आया। अब टी सी सेल को ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल वाला पैथोजन है, बस हेल्पर सेल से कंफर्मेटरी इंफॉर्मेशन आ गई, ऑर्डर आ गया। अब जैसे ही हेल्पर सेल से ऑर्डर आया, टी सी सेल्स एक्टिवेट हो गए और निकल पड़ गए इसको किल पैथोजन। और कौन से पैथोजन को किल करना है, पैथोजन तो बहुत सारे होंगे बॉडी में, जोन से वाला रिसेप्टर इसने दिखाया है, वो रिसेप्टर जिस पैथोजन के पास है उसको जाके किल करना है। तो सीधा टीसी सेल जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले जैसे ही कीमोकाइनेज आए ना, ये टी हेल्पर सेल और टीसी सेल में दोनों का प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब काफी सारे टीसी सेल्स बनेंगे और ये सारे के सारे किसके स्पेसिफिक है, ट्राइंगल के स्पेसिफिक है, और काफी सारे टी हेल्पर सेल भी बनेंगे। ओके ओके, इनका प्रोलिफरेशन हो गया। अब ये टीसी सेल जाएंगे और पैथोजन को क्या करेंगे, किल करेंगे, डायरेक्टली जाके पैथोजन को किल करेंगे। कौन से पैथोजन को, जिसके पास क्या है, ट्रायंगल है। क्लियर? तो जहां भी ब्लड के अंदर वो ट्रायंगल वाला पैथोजन मिलेगा, वहां टीसी सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करके, कैसे, नाम क्या है, साइटोटॉक्सिक, कुछ केमिकल्स रिलीज करके दूसरे सेल का लाइसिस कर देंगे, पैथोजन का लाइसिस यानी उसका ब्रेकडाउन कर देंगे। तो इस तरीके से टी सेल्स काम करते हैं, हेल्पर हेल्प करते हैं, साइटोटॉक्सिक किल करते हैं, इसलिए टी सी सेल्स को हम टी किलर सेल्स भी बोलते हैं। ओके क्लियर, वेरी गुड। अब आगे समझते हैं टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे। टी हेल्पर सेल्स अब जाएंगे किसके पास, बी सेल्स के पास, जिनको, ठीक है ना, जिनको ऑलरेडी अब बी सेल्स को बताएंगे, लेट्स से टी हेल्पर सेल्स, कि देखो ये ट्रायंगल आया है, मुझे मैक्रोफेज ने बताया है, तुम भी सुन लो। तो टी हेल्पर सेल ने बी सेल्स को भी बताया, बी सेल्स इसी बात पे एक्टिव हो गए और उन्होंने बनाई, उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किए बी 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 एंड बहुत सारे, और मल्टीप्लाई करके फिर ये ग्रो किए और एक बन गया बड़े से बी सेल, और अब बोल रहे हैं इनको बी प्लाज्मा सेल। अभी बी प्लाज्मा सेल फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, ये बी प्लाज्मा सेल सिर्फ बनाते हैं एंटीबॉडीज। क्या बनाए इन्होंने, एंटीबॉडीज, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाई, और ये सारी एंटीबॉडीज किसके स्पेसिफिक है, ये सारी एंटीबॉडीज स्पेसिफिक है किसके, ट्राइंगल स्पेसिफिक है। इनको भी जहां जहां ये ट्राइंगल मिलेगा वहां वहां जाके अटैक करेंगे। तो एंटीबॉडीज में निकल गई और टी सी सेल के साथ मिलके ये भी पैथोजन को किल करने चली गई। तो ब्लड में एंटीबॉडीज फैल गई, और ये एंटीबॉडीज तो जहां जहां मिलेगा कौन, इन एंटीबॉडीज को जहां जहां मिलेंगे कौन से सेल्स, ट्राइंगल कैरी करने वाले सेल्स, ये उसको किल करेंगे। ठीक है, क्लियर, आ रही है बात समझ में। अब देखिए मैं ये कहानी दोबारा रिपीट करता हूँ। अब ट्राइंगल की जगह स्क्वायर के साथ देखिए कुछ मैक्रोफेजेस ये इंफॉर्मेशन ट्राइंगल के बारे में हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ टी सी सेल्स होंगे जो ट्राइंगल के पीछे पड़े होंगे, ऐसे ही कुछ टी सी सेल्स होंगे जो स्क्वायर के पीछे पड़े होंगे, और ऐसे ही कुछ बी सेल्स होंगे जो एंटीबॉडीज बनाएंगे स्क्वायर के खिलाफ, तो स्क्वायर के पीछे पड़े होंगे। कुछ बी सेल्स, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएंगे या कुछ टीसी सेल अटैक करेंगे सर्कल को, और कुछ इस तरीके से डायमंड को, क्योंकि एक मैक्रोफेज नहीं होता, बहुत सारे मैक्रोफेज होते हैं, और हर मैक्रोफेज एक ही पैथोजन का अलग अलग रिसेप्टर्स यानी अलग अलग एंटीजन शो करता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो आपको एक तरीके के टीसी सेल्स नहीं मिलेंगे, एक ही पैथोजन के खिलाफ कई सारे डिफरेंट तरीके के टीसी सेल्स मिलेंगे। सेम बी सेल्स के साथ आपको एक बी सेल नहीं मिलेंगे,
आपको ऐसे कुछ बी सेल्स ऐसे यहाँ आ गए, कुछ कुछ ट्राइंगल के खिलाफ, कुछ स्क्वायर के खिलाफ, कुछ रेक्टेंगल के खिलाफ, सॉरी कुछ डायमंड के खिलाफ, कुछ सर्कल के खिलाफ। तो मतलब आपको एक पैकेट के सारे एंटीजन के खिलाफ बी सेल्स मिलेंगे। लेकिन एक बी सेल, अगर ये बी सेल ट्राइंगल के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा है, तो फिर ये स्क्वायर रेक्टेंगल के खिलाफ नहीं बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के खिलाफ ही बनाएगा। तो दूसरा बी सेल अगर स्क्वायर के खिलाफ बनाएगा तो स्क्वायर के खिलाफ ही बनाएगा। मतलब एक बी सेल एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनाता है। तो एक बी सेल का अपना रिस्पॉन्स, एक बी प्लाज्मा सेल का अपना रिस्पॉन्स होता है मोनोक्लोनल। क्या वर्ड बोला मैंने बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स। मोनोक्लोनल मतलब एक बी सेल एक ही तरीके का की एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन एक पैथोजन के खिलाफ अलग अलग तरीके के बी सेल्स आते हैं। स्क्वायर के खिलाफ भी, ट्रायंगल के खिलाफ भी, डायमंड के खिलाफ भी। इसीलिए बी सेल का ओवरऑल जो अटैक होता है या जो ओवरऑल एंटीबॉडीज बनती हैं वो बनती है पॉलीक्लोनल। वो क्या बनती है? पॉलीक्लोनल। तो ओवरऑल लेकिन इंडिविजुअल बीस है तो बहुत सारे मोनोक्लोनल मिलके देयर इज अ पॉलीक्लोनल रिस्पांस गोइंग ऑन। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द एडाप्टिव इम्यूनिटी। इतने क्लियर तरीके से आपको किसी भी बुक के अंदर, किसी भी लेक्चर के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जिस सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम आपके साथ शेयर किया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे आप कई चीजें रिलेट कर सकते हो। और मेरी दूसरी बात सुनना, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे, अब ध्यान से सुनना। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब आपको क्या लगता है, अब हजारों तरीके के टीसी सेल्स बने होंगे, राइट? हजारों तरीके के बी सेल्स बने होंगे, राइट? लेकिन जब पैथोजन से लड़ाई हुई होगी या पैथोजन को किल किया होगा, हो सकता है 1000 में से 500 या 700 ही मरे हों या लड़े हों और किल हो गए हों। 700 तो मर गए, लेकिन 300 बच गए। वो जो 300 है वो बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे बी मेमोरी सेल्स। उसे हम क्या बोलेंगे? द बी मेमोरी सेल्स या टी मेमोरी सेल्स, उन्हें मेमोरी सेल्स बोलेंगे। तो अब क्या होगा? अब मान लेते हैं कि आपको बीमार हुआ, आपको ये पैथोजन आया था लेट्स से अभी जनवरी के अंदर, ठीक है ना? फरवरी हो गया, मार्च बीत गया, अप्रैल हो गया, मई में ये सेम पैथोजन फिर आपकी बॉडी में आ गया। जब ये मई में आपकी बॉडी में आया, वही सब ट्रायंगल वैंगल लेके, तब आपकी बॉडी में ऑलरेडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही थी। चलो एंटीबॉडी अगर खत्म भी होगी होगी, ठीक है ना? तो ऑलरेडी काफी सारी ये बी सेल्स बने होंगे। आपको जो बने रहेंगे तो एंटीबॉडी बनाते रहेंगे, तो बहुत सारी एंटीबॉडी इसके खिलाफ सर्कुलेट कर रही होंगी, ठीक है ना? और इतना ही नहीं, बहुत सारे टी सी सेल्स भी सर्कुलेट कर रहे होंगे जो ऑलरेडी इनके स्पेसिफिक होंगे। तो क्या होगा, मान लो कि 100 यूनिट का पैथोजन आया, तो 50 यूनिट के पैथोजन तो यही सब किल कर देंगे, मेमोरी वाले, ठीक है? और बचे हुए 50 के साथ ये वाला प्रोसेस फिर से चलेगा, ठीक है? फिर से और बी सेल्स बनेंगे, और टी हेल्पर बनेंगे, और टीसी सेल्स बनेंगे। तो अब की बात देखिए, जब पैथोजन दोबारा बेटा आया, तो बेटा क्या हुआ? एक तो रिस्पॉन्स फास्ट आएगा। फास्ट क्यों? जब पहली बार ये पैथोजन आया था, फिर पूरा प्रोसेस चलाना पड़ा था, ठीक है ना? तब जाके आपकी इम्यूनिटी बनी, तो जाके आपने अटैक किया था। लेकिन अब की बार आपके पास पहले से ही टीसी सेल्स है, एंटीबॉडीज है, तो पहले तो अटैक जो हुआ वो क्विकर हुआ, फास्टर हुआ, राइट? आपको टाइम नहीं लगा, फास्टर, ठीक है? दूसरा पॉइंट, जो दूसरी चीज आपने क्या ऑब्जर्व करी कि अब की बार आपने अटैक भी ज्यादा किया। भाई पहले तो आपने आधे पैथोजन को तो अपनी पुरानी इम्यूनिटी से किल कर दिया, और फिर नई इम्यूनिटी आपकी और बढ़ गई, वापस आ गई, उसने भी अटैक कर दिया। तो अब की बार क्या हुआ? एक बार अटैक एक तो स्ट्रॉन्गर हुआ, दूसरा क्या हुआ? फास्टर हुआ। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स से कई गुना ज्यादा बेटर होता है बी
सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? इसलिए जनरली क्या होता है, अगर आपको एक बीमारी अभी हुई है तो वो सेम बीमारी आपको 2-4 महीने बाद नहीं होती। सब चिकन पॉक्स के लिए बोलते हैं। अब हर बीमारी की बीमारी वेरी करता है। कुछ बीमारियां आपको 6 महीने के लिए होंगी, कुछ साल के लिए नहीं होंगी, कुछ अगर एक बार हुई है तो दोबारा कभी नहीं होंगी। ठीक है ना? जैसे अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो ऐसा बोला जाता है जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया वो दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार होने से बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी आ जाती है जो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। क्लियर पॉइंट? मतलब हमें सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर हमें एक बार बीमारी हो गई, यस सर। सबको हो रही है? यस यस सर। यस सर। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। वॉइस की ब्रेक हो रही है भाई साहब। वॉइस 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 वॉइस। हाँ जी, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, आप ठीक है। हाँ बेटा, लास्ट क्या सुना? अदीबा रहमान। सर आप चिकनगुनिया के बारे में बता रहे थे कि वो दोबारा नहीं किसके बारे में? नहीं होगा सर। चिकनगुनिया के बारे में, ओ सॉरी, चिकन पॉक्स के बारे में। हाँ, चिकन गुनिया और चिकन पॉक्स दोनों अलग अलग है। दोनों में चिकन है लेकिन दोनों, एक गुनिया है एक पॉक्स है। ठीक है ना? और दोनों का दोनों को चिकन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? चिकन पॉक्स का कुछ चिकन से लेना देना है, ना चिकन गुनिया का कुछ चिकन से लेना देना है। ठीक है? खैर, ओके। चिकन पॉक्स सही है, कैसे का नाम दे? चिकन पॉक्स उससे भी चिकन को लेना नहीं, और चिकन गुनिया का भी चिकन से कोई लेना नहीं। आइए बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बात करनी? हाँ, कि आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया दोबारा नहीं होगा। और क्योंकि देखो, चिकन पॉक्स के पैथोजन के केस में इम्यूनिटी आपके लिए बॉडी में लंबी रह रही है। एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा, है ना? ठीक है? और कुछ और दूसरे पैथोजन के केस में ना थोड़ी छोटी हो सकती है। जैसे टाइफाइड 6 महीने के लिए नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी छोटी होती है। एक मिनट, एक मिनट। इसका मतलब अगर मुझे एक बार डिजीज हो गई, है ना, तो दोबारा उसके चांस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। चलो कम भी हो जाए, अच्छा, और तीसरी बार और कम हो जाएंगे, चौथी बार और कम। तो पता है मैंने क्या किया? हमने ना इससे बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया निकाला कि अगर हमें एक बार पैथोजन आ जाता हमारी बॉडी में तो हमें वो वाली डिजीज नहीं होगी दोबारा। अगर एक बार पैथोजन आ गया, इम्यूनिटी बन गई तो हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड निकाला। हमने सोचा क्यों ना हम एक काम करें, पैथोजन को जानबूझ के बॉडी में दे दें। पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, हम उससे एक बार बीमार हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा जितना मर्जी आए हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। हाउ गुड दैट आइडिया। बस इस आइडिया में एक ही प्रॉब्लम है कि जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में आया और मान लिया हम उस पैथोजन से मर गए, है ना? अगर एक बार पैथोजन हमारी बॉडी में आया और हम उस पैथोजन से मर गए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने और थोड़ा दिमाग लगाया। हमने सोचा कि थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार एंटीबॉडीज और सेल्स अटैक किसको कर रहे हैं। क्या वो पैथोजन को अटैक कर रहे हैं? नहीं, वो पैथोजन को प्रेजेंट एंटीजेंस को अटैक कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सेम पैथोजन ले लूं और इसको किल कर दूं या इसकी पैथोजेनिसिटी हटा दूं, मतलब इसे या तो कमजोर कर दूं, एटीन्यूएट कर दूं, या इसको किल कर दूं और बॉडी में रिलीज कर दूं, तो सरफेस एंटीजन तो वही रहेंगे। तो अब ये कमजोर होगा या मरा हुआ होगा तो मेरे को तो बीमार कर नहीं पाएगा, लेकिन मेरी बॉडी को थोड़ा पता है वो मरा हुआ है। मेरी बॉडी के सेल्स तो उसके खाएंगे, उसका एंटीजन लेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे और ये मेरी ब्लड बॉडी में घूमती रहेंगी। और इससे क्या होगा? मेरी बॉडी उस पैथोजन के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और बाय चांस अगर एक असली पैथोजन, जिंदा पैथोजन बाय चांस मेरी बॉडी में आ गया,
इसलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरी बॉडी में ऑलरेडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी, मैं बीमार ही नहीं होऊंगा। तो मैंने एक तरीके से अपनी बॉडी को इम्यून कर लिया, और यही कॉन्सेप्ट वैक्सीनेशन के अंदर इस्तेमाल होता है कि हम आर्टिफिशियल प्राइमरी रिस्पॉन्स दे देते हैं, और जो एक्चुअल में पहली बार जब पैथोजन हमारी बॉडी में आता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स की बजाय सेकेंडरी रिस्पॉन्स फेस करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम आपका फेस टेस्ट लेते हैं, नीट का एग्जाम लेते हैं। नीट से पहले कि आपको नीट के जैसा टेस्ट प्रिपेयर करा दिया, आपने 10-15 बार प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको पता है कैसे क्वेश्चन आने हैं, अब जब एक्चुअल टेस्ट आया यू नेल्ड इट। ठीक है, वैसा ही है वैक्सीनेशन का भी कॉन्सेप्ट। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे पोलियो के अंदर हम एक वीक वायरस ले रहे हैं, आपकी बॉडी में लेकर आ रहे हैं, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है उस वीक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। क्योंकि वो वायरस वीक है, हमारी बॉडी उस पर अटैक कर रही है और उससे इजिली जीते जा रही है, जीत गई और इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई। फिर दोबारा पोलियो हम वायरस आया, फिर हमने दोबारा थोड़ा सा और दे दिया, फिर बॉडी के अंदर वही सब हुआ और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, फिर और स्ट्रांग हो गई, फिर और स्ट्रांग हो गई। तो जब बच्चा पैदा होता है वहां से धीरे धीरे जब वो 5 साल तक का होता रहता है, तब तक आप उसको पोलियो की ड्रॉप देते रहते उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते रहते इतनी स्ट्रांग हो जाती है उसकी इम्यूनिटी, जब हट्टा कट्टा पोलियो वायरस उसकी बॉडी में बाय चांस आ जाता है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का। क्लियर पॉइंट। अच्छा, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन भी दो तरीके का होता है, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो हमने पोलियो वायरस लिया है ना, पोलियो वायरस से आपकी बॉडी में बी मेमोरी सेल्स बने, टी मेमोरी सेल्स बने, ठीक है ना। मेमोरी कुछ नहीं है, जो मरने के बाद बची है वो मेमोरी, ठीक है ना। तो बी मेमोरी सेल्स बने, टी मेमोरी सेल्स बने, ऐसा बने। तो ये जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है ये एक्टिव इम्यूनिटी है, जो पैथोजन पूरे पैथोजन के आने की वजह से आई है, जो आपकी बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज डेवलप हुई है ना, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। बाई चांस लेट से आपकी बॉडी में एक पैथोजन आ गया, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आप उससे इम्यूनाइज नहीं थे, पहले से आपके खिलाफ उसके पास इम्यूनिटी नहीं थी, अब हमें सीधा उस पर अटैक ही करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा किसी पर्सन की एंटीबॉडीज लेते हैं, जो उसके प्लाज्मा में या सीरम में हो सकती है, पता है आपको कि ब्लड को छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए क्लॉट होने के लिए, तो जो बचता है वो सीरम है, सीरम इज रिच इन एंटीबॉडीज। तो हमने सीरम दिया या एंटीबॉडीज ली और सीधा दूसरे पर्सन की बॉडी में दे दी, तो किसी दूसरे पर्सन की एंटीबॉडी सिर्फ एंटीबॉडीज जो है मैं डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन को दे दी, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो सिंपल है कि अगर एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन रही है तो एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर एंटीबॉडीज दूसरे की बॉडी में बन रही है तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आया, आपने उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की, तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। या आपने पोलियो का वैक्सीन लिया, पोलियो का वायरस आपकी बॉडी में आया, आपने पोलियो की के लिए एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बनाई, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन बाय चांस आपको स्नेक बाइट हो गया, अब हम वेट थोड़ा करेंगे कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने हैं, उस सब के लिए हम ना वैक्सीनेशन करेंगे आपका। फिर तो हम सीधा पहले से ही किसी पर्सन में, स्पेशली हम हॉर्स को इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स में बनी हुई एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर स्नेक के खिलाफ सीधा वो एंटीबॉडीज लेंगे, आपको इंजेक्ट कर देंगे, वो क्या हुई, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। या जब मदर्स मिल्क से आपको बहुत सारे एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिल जाती है, IgA एंटीबॉडीज मदर्स मिल्क से, है ना, कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिकली, तो वो जो एंटीबॉडीज मिलना डायरेक्टली है वो कौन सी होती है, आपकी पैसिव इम्यूनिटी। या आपके प्लेसेंटल बैरियर से जब एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाती हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज आपकी आपके फीटस की बॉडी में आ रही है, अगेन दैट इज व्हाट इम्यूनिटी, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर पॉइंट। तो इम्यूनिटी एक्टिव भी होती है, इम्यूनिटी पैसिव भी होती है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जब बॉडी में खुद एंटीबॉडी बने, और पैसिव जब एंटीबॉडी कहीं बाहर से आए। तो क्लियर। तो आई सब आप सपोज आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर है, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सर। जी सर जो पोलियो वायरस की होती है सर, वो 0 to 5 की एज में सर बार बार क्यों देनी पड़ती है सर? क्या 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 सर वो से बोलते हैं ना कि हर बार देनी है जब भी अरे वो हर बार उसे बूस्टर डोज कहते हैं, एक्चुअली वो इम्यूनिटी बिल्ड करें धीरे धीरे, ठीक है।
वो एक्चुअली पोलियो वायरस के लिए इम्यूनिटी हर बार ना स्ट्रांग हो रही है, तो अभी पर्टिकुलर लेवल की इम्यूनिटी चाहिए, एक बार से कम करेगा, धीरे 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 सर boost up वीडियो होते ना रहेगी। लैग हो रही है बीच बीच में। क्या कह रही है बेटा तू गरिमा? सर वीडियो लैग हो रही है बीच बीच में। सबकी वीडियो लैग हो रही है बीच में कि सिर्फ गरिमा की हो रही है? नो सर, मेरी नहीं हो नो रही। मेरी भी नहीं हो रही सर। अब बेटा गरिमा क्या कर सकते हैं, अब तेरा अगर नेट का इशू है तो अब तू फिर ऑनलाइन वीडियो देखियो, फिर डाउट पूछियो। सर एक डाउट है। हाँ बोल जल्दी गोविंद। सर मैं ये पूछ रहा, अगर वैसे मेरे हिसाब से जो हम पैथोजन को किल करके नहीं देंगे ना वैक्सीनेशन में, क्योंकि सर अगर हम किल करके देंगे तो वो पैथोजन कभी अटैक कर ही नहीं पाएगा। ये समझाना। सर मेरे हिसाब से उसे बस कमजोर करके फिर ट्रांसफर कराएंगे। अगर हमने उसे पैथोजन को पूरा किल करके फिर वैक्सीनेशन किया तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसने कभी अटैक ही नहीं किया कैसा भी। मैंने क्या बोला कि एटीन्यूएटेड या वीक देते हैं या किल्ड देते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ देते हैं तो फिर तू कह रहा है, फिर तू वही बात कर रहा है कि नहीं देंगे। तो तेरा सवाल ही गलत है कि तेरे को लग रहा है कि नहीं देंगे, तेरे लगने से ना लगने से थोड़ा होता बेटा। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ कि पैथोजन को किल करके नहीं देंगे ना, पैथोजन को वीक करके देंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि तो सर अगर अपने हम हिसाब से दे दे फिर, तो अपने हिसाब से ही दे दे फिर, अपने हिसाब से किताब लिख ले, अपने हिसाब से नीट का क्वेश्चन बना ले, अपने हिसाब से नीट के क्वेश्चन का आंसर भी कर ले। तेरे हिसाब से चल लेगा ना फिर। क्यों गोविंद? सर मैं ये पूछ रहा था, अगर हमने पैथोजन को किल करके दे दिया तो वो कभी उसके कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा। बीस हाँ बीस से अब तूने सही सवाल पूछा है। अब तूने सही पूछा कि ऐसा हम क्यों देंगे, ठीक है ना? तो अब तुमने एकदम सही सवाल पूछा कि ऐसा हम किल वाला काम कैसे कर रहे हैं। ये सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर किल वाला तो काम करना ही नहीं चाहिए, कि मेरे हिसाब से क्या किल वाला काम नहीं करेगा। आप वो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि सर आप कह रहे किल वाला काम करता है, वो कैसे करता है वो आपको समझ में नहीं आया। तो अब सुनिए ध्यान से, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझे इतना बताइए कि मैक्रोफेज क्या देख रहा है। पैथोजन का सांस लेना देख रहा है कि वो जिंदा है, काम कर रहा है, देखना देख रहा है, या उसके सरफेस का ग्लाइकोप्रोटीन देख रहा है? सर ग्लाइकोप्रोटीन। वो जिंदा और मरे हुए में अलग अलग होंगे, एक जैसे होंगे? एक जैसे होंगे। बस फिर देखो ये बात फैक्ट है कि जो जिंदा पैथोजन होता है उसके खिलाफ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर आती है। क्यों? जिंदा होता है कुछ और भी हरकतें करता है, कुछ और भी केमिकल्स रिलीज करता है, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती है, ये बात फैक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरे हुए से इम्यूनिटी नहीं आ सकती, मरे हुए से इम्यूनिटी आ सकती है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी ज्यादा लगेगी और डोसेज बार बार लगेंगे, लेकिन आ जाएगी। तो किल्ड पैथोजन भी खराब नहीं होता। बल्कि मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैक्सीनेशन का जनरेशन होता है, जैसे आप देखो ना, पहले 2G आता था, फिर 3G आया, 4G आया, है ना? आने वाले टाइम में 5G आएगा। ये जनरेशन है। कंप्यूटर की भी जनरेशन होती है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना? तो वैक्सीनेशन के भी ना टाइम टू टाइम मॉडिफाई हुई है। जब पुराने साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते थे, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आता था, तो दैट इज फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसमें क्या करते हैं, एंटायर पैथोजन देते हैं एज एन वैक्सीन, एंटायर पैथोजन दिया जाता है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है सेकंड जनरेशन वैक्सीन का, नया एडवांस्ड वैक्सीन। अब नया एडवांस वैक्सीन में हम क्या करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम हमने देखा कि मेन चीज तो ये क्या कहते हैं इसको, ये ग्लाइकोप्रोटीन ही है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, हम पूरा पैथोजन देते नहीं है, हम पैथोजन के बजाय पैथोजन के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं सिर्फ वही दे देते हैं। पैथोजन ही नहीं दिया, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन दिया,
वो भी वैक्सीन की तरह काम कर जाता है। इतना ही नहीं, और बताता हूँ। जैसे डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है हाँ, कौन सा है डिप्थीरिया का पैथोजन भाई? मालती देवी, सॉरी, गोविंद जी। सर पता नहीं। किसको पता है? पढ़ाया था ना डिप्थीरिया। सर कॉर्नी बैक्टीरियम। फिर आपसे पूछा मैंने गरिमा जी। हाँ गोविंद, सर पढ़ाया था। तो कहाँ गया फिर दिमाग से? हाँ, कि जब टेस्ट होगा तभी उसकी पढ़ाई होगी। पिछली क्लास पढ़ के आना होता है ना नई क्लास में, ये तो पता है ना आपको। गरिमा ने बोल भी दिया, अब तो पता हो जाना चाहिए था। गरिमा ने क्या बोला वो सुना तुमने? नो सर। हाँ, गरिमा ने जो बोला वो सुना तुमने? नो सर। क्यों? क्यों नहीं सुना? सर मैं सोच रहा हूँ अभी। हाँ, सर सोच रहा था अभी। क्या सोच रहे थे? सर मैंने पढ़ा था, मैं दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया तो वो पढ़ा ना पढ़ा एक ही बराबर है बेटा। हाँ गरिमा, आप बताओ क्या बोल रही थी तुम? सर कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। हाँ, कॉर्नी बैक्टीरिया। तू ये पिछला वाला पढ़ के बोल रही थी या तेरे को याद था ये? अगर तेरे को याद है तो तू गुड गर्ल है, वरना तो अच्छी लड़की नहीं है, फिर तू चीटिंग कर रही है तो। ठीक है, खैर, तो याद होना अच्छी बात है, जिसको याद है इट्स गुड। अगर गरिमा को ये याद है, और बाकी आदिति भी बोल रही थी। आदिति, यस सर। तुमको भी याद है? यस सर। तुम यमुना बिहार वाली आदिति हो? यस सर। ओके। तो जैसे कि गरिमा और आदिति ने बोला, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया वो है डिप्थीरिया का टॉक्सिन है। डिप्थीरिया के अंदर आपके ये टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, ये इनका इन्फ्लेमेशन होता है ना, और ये ग्रेइश पड़ जाते हैं, है ना, टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है। खैर, गले का डिसऑर्डर है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, जो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, वो ना टॉक्सिन रिलीज करता है, सो होता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है ना, वो टॉक्सिन है। तो हम क्या करते हैं, हम ये टॉक्सिन लेते हैं, इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करते हैं, और इस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम बोलते हैं टॉक्सॉइड। तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन लेते हैं, उसको बोलते हैं टॉक्सॉइड। और इस टॉक्सॉइड को यूज करते हैं एज अ वैक्सीन, कि बॉडी में टॉक्सॉइड डाल दिया, है तो इनएक्टिव, नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, लेकिन उसको पहचान लेगी बॉडी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, टी हेल्पर सेल बनाएगी, टीसी सेल्स बनाएगी, बी सेल्स बनाएगी जो एंटीबॉडी बनाएंगे, और इम्यूनिटी आ जाएगी। तो ये जो सीन है ना, जहाँ पे सिर्फ हम सिर्फ सरफेस रिसेप्टर से ही काम चला रहे हैं, या हम एंटीबॉडीज सिर्फ टॉक्सिन दिए जा रहे हैं, है ना, तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी हम चालाकी कर रहे हैं, पूरा पैथोजन ना देके, ये जो चालाकी है, ये है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, है ना। फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या कहें, सेकेंड जनरेशन एडवांस। ठीक है। अब इसका एक ना बड़ा ही अब बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनना बड़ा मजेदार है, ये साइंटिस्ट का दिमाग बहुत सॉलिड चलता है। अब साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा क्या नेगेटिव देखा कि एंटीबॉडीज ना जो है, ये ना मतलब कि जो इम्यूनिटी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है, इसकी इतना बड़ा शॉर्ट पीरियड है। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि कंटिन्यूअसली एंटीजन बनता जाए बनता जाए बनता जाए, और कंटिन्यूअसली एंटीजन बनता जाए, और कंटिन्यूअसली उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती जाए, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग होती जाए, मतलब कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आते रहे। अब साइंटिस्ट बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी करी। अब इमेजिन करना, लेट्स से हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस के लिए ट्रायल में चल रहा है। हेपेटाइटिस के ऊपर सरफेस एंटीजन है, हेपेटाइटिस द वायरस कॉजिंग यू इन्फ्लेमेशन इन लिवर। तो इन्होंने क्या किया, हेपेटाइटिस के ऊपर जो प्रोटीन्स है ना,
इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है ना, तो ये कोई आरएनए सर है, और आरएनए मतलब डीएनए सारे किसी ना किसी जीन से ही आ रहा होगा भाई, सरफेस प्रोटीन किसी ना किसी जीन से ही आ रहा होगा। इन्होंने क्या किया, एक वायरस लिया, ठीक है, उस वायरस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए जो भी होगा, डीएनए मान लो उसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो ले लिया, उस वायरस को इनएक्टिव कर दिया, ठीक। अब उस वायरस के अंदर जो डीएनए था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या किया इन्होंने, एक डीएनए सेगमेंट ली, एक जीन ली, जो कि हेपेटाइटिस के सरफेस रिसेप्टर के लिए कोड कर रही है। ये जीन है जो हेपेटाइटिस के सरफेस रिसेप्टर के लिए कोड कर रही है। मतलब जीन को जब आप इस डीएनए से जब आरएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो प्रोटीन कौन सा बनेगा, हेपेटाइटिस बी का सरफेस रिसेप्टर्स बनेंगे। ये ऐसी जीन है। इस जीन को काटा, मतलब कि इसको बनाया और लेकर इंट्रोड्यूस कर दिया एक कमजोर वायरस के बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी कमजोर वायरस के डीएनए के अंदर, ठीक है। और इस वायरस को बॉडी में छोड़ दिया, तुम्हारी बॉडी में। अब ये वायरस गया, ये वायरस क्या करा, इसने अपना डीएनए आपके सेल्स के डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब इसका डीएनए जुड़ गया आपके डीएनए के साथ, राइट, आपके सेल के डीएनए के साथ, सेल्स के डीएनए के साथ, जहां भी से छोड़ा गया था। अब क्योंकि इसके खुद के डीएनए में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था, हेपेटाइटिस बी के सरफेस रिसेप्टर वाली जीन इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो जैसे ही ये पर्सन के सेल्स के अंदर इसका डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जैसे ही इसका काम चलेगा, ठीक है ना, वैसे ही आपकी बॉडी अब जब जब अपने डीएनए से अपने डीएनए का प्रोटीन बनाएगी, अपने एंजाइम बनाएगी, वैसे ही ये वायरस के डीएनए के भी प्रोटीन बनाएगी। मतलब हेपेटाइटिस बी वाले जो प्रोटीन्स है सब रिसेप्टर, वो भी बनाएगी। तो ये कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे और कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते रहेगी, कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे, बॉडी एंटीबॉडी बनाते रहेगी, तो एक लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन, ठीक है ना। और ये हो गई आपकी थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ये थर्ड लेवल पे, अलग लेवल पे सोच रहे हैं, है ना, तो इसके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन में तीसरा लेवल है ये। पहला सर पूरा पैथोजन, एक मिनट सुन ले पहले, पहला पूरा पैथोजन दे दो, ठीक है ना। दूसरा पैथोजन देके उसके एंटीजन दे दो। तीसरा एंटीजन को प्रोटीन की फॉर्म में मत दो, प्रोटीन को डीएनए की फॉर्म में किसी वायरस के साथ जोड़ के तो दे दो, ताकि डीएनए से बार बार प्रोटीन बनता रहे और बार बार इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती रहे। क्लियर है पॉइंट। तो ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब मैंने बताया इन रिस्पॉन्स टू गोविंद का क्वेश्चन कि डेड वाला काम करेगा। मैंने कहा नहीं, डेड वाला ही नहीं, सिर्फ प्रोटीन भी, इवन उस प्रोटीन को कोड करने वाला डीएनए अगर भेज दिया वो भी काम करेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई पैथोजन टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो वो टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दो, वो टॉक्सॉइड बोलते हैं उसको, वो भी काम करेगा, वो भी एज अ वैक्सीन इस्तेमाल होता है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो ऐसा बोल आपको वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी, अब बोलिए अमन, क्या कह रहे हैं आप। सर वो क्लियर नहीं हुआ सर, जब आपने वायरस को सर उससे रिप्लेस करवाया डीएनए उसके बाद से। पहले तो ये बता, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर हो गया तुझे। सर क्लियर दिख रहा है सर। नहीं, वो क्लियर दिख रहा है, वो क्लियर हो गया माइंड में जो ब्लैक बोर्ड पे बताया गया है। यस सर। उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि मैं उसको मिटाने जा रहा हूँ। यस सर, मिटा दीजिए। ठीक है, मैं उसको मिटा रहा हूँ फिर। 2 मिनट के लिए आपकी स्क्रीन गई है। मेरे पास आज घड़ी नहीं है, तो आपका जब टाइम हो जाए ना, 8 बज जाए आपकी, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बताया
कि मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये हेपेटाइटिस बी का वायरस, ठीक है? सुन ले ध्यान से अमन। अमन यस सर। तो मान ले, बता ध्यान सुनना। यस सर। ट्राइंगल है, सर्कल है ना, ये प्रोटीन है ना। अब हमने क्या किया, हमने एक जीन, ये बड़ी जीन ले ली या छोटी सी मान लेते, दो पार्ट्स में। ये वाली जीन कोड करिए ट्राइंगल के लिए, ये वाली जीन कोड करिए सर्कल के लिए। क्लियर? ओके। मैंने एक वायरस लिया, ये वायरस, इस वायरस का अपना भी डीएनए हो, है ना, इसका अपना डीएनए हो। मैंने इसके डीएनए के साथ ये वाला डीएनए में जोड़ दिया। ये हम कर सकते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये वाला डीएनए किस लिए कोड कर रहा है, इस ट्रायंगुलर सर्कल के लिए, और ये वायरस, इस वायरस को इनएक्टिव किया, मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं हो जाए, हल्का इनएक्टिव कर दिया, ज्यादा हार्म ना पहुंचे, और इस वायरस को इस पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो जीन है, अब वायरस क्या करता है, अपना जीन, जैसे ये जीन, उसको उठा के ह्यूमन के जीन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए ह्यूमन का डीएनए है, तो इसके बीच में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है। वायरस ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना, अपने डीएनए को उठा के जोड़ देता है ह्यूमन के डीएनए के अंदर। दिस इज द वे वायरस फंक्शंस। ओके, वायरस का बेसिक मैकेनिज्म है। तो अब आपके ह्यूमन के सेल के जो डीएनए, उसके अंदर ये वाला डीएनए आ गया। अब ह्यूमन सेल अपने प्रोटीन को बनाएगा ना, अपने एंजाइम्स को बनाएगा ही ना, और एंजाइम बनाने के लिए क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा, और ये कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ये कहाँ होगा, राइबोसोम के अंदर। तो जब बाकी डीएनए के प्रोटीन बनेंगे, तो इस वाले डीएनए के प्रोटीन बनेंगे, जिसमें से मतलब क्या बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे और सर्कल बनेंगे। ट्राइंगल सर्कल बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, तो बॉडी के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। क्लियर पॉइंट? और जब फिर एक्चुअल में ये पैथोजन आएगा, तो ये एंटीबॉडीज को किल कर सकती है। तो ये जो वैक्सीनेशन है, इसको बोलते हैं द डीएनए वैक्सीनेशन। मेरा कोई इरादा नहीं था इसकी डिटेल बताने का, लेकिन तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। आपके डिटेल में है ही नहीं, आपके एनसीईआरटी में दूर दूर तक थर्ड जनरेशन वैक्सीन का नाम ही नहीं है, डीएनए वैक्सीन का नाम और निशान नहीं है। ये तो बस आपके कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या दिमाग चलाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। सर वो के नाम सर मतलब वायरस की फैटेलिटी के हिसाब से हम किस लेवल की वैक्सीन बना सकते हैं, मतलब ये हम डिसाइड करते हैं ना वायरस की। सर जैसे जो पैथोजन ज्यादा मतलब सीवर होगा, उसके लिए उस लेवल की वैक्सीन बनती है। या एग्जैक्टली। देखिए, देखो मैं बताता हूँ, ये ना वायरस वेरी करता है, ठीक है ना। किसी भी एक वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने बहुत साल लग जाता है। देखो हेपेटाइटिस तो इतना पुराना चल रहा है, इतना टाइम चल रहा है, 15 से 20 से 25 तो कितने सालों से हेपेटाइटिस चल रहा है। लोग उसके लिए नए नए आइडियाज, नई नई वैक्सीन लाते जा रहे हैं। तो रिसर्च तो ये चलती रहती है, ठीक है ना। सो इट्स ऑलवेज देयर, ठीक है। तो सर हाँ जी, इससे सर नुकसान नहीं होता बॉडी का, मतलब सर वो बॉडी ह्यूमन के सेल्स में हम खुद ही वो बना रहे हैं, और उसके बाद खुद ही एंटीबॉडीज बना के उसे किल कर रहे हैं बार बार, ये वाले एंटीजन बना के सर। तो सर मतलब एक काम वो बॉडी एक्स्ट्रा नहीं कर रही। मैं सर तो एक बोल बार ही रहा हूँ। देख, एंटीजन बन के मतलब मैंने इसके साइड इफेक्ट्स की बात ही नहीं करी। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कि साइंटिस्ट इस प्रोसेस में भी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सुनने में बहुत मजाक लग रहा है, उसमें पूरी पोस्ट डॉक्टरेट्स लगे पड़े हैं काम करने के लिए। तो नॉट अ इजी थिंग कि मजाक चल रहा है। इट इज अ वेरी सिंपल। तो बड़े आपको आइडिया दिया कि ऐसा हो रहा है, इस आइडिया पे काम हो रहा है। अब इस आइडिया में बहुत सारी चीजें हैं कि क्या नुकसान पहुंचाएगा, क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
कितना सोच समझ के, अभी तो टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो मेरा काम वो नहीं है कि उसके एडवांसमेंट बताना या क्या होना क्या नहीं होना। यस ऑफ कोर्स, अब वो तो आप छोटे से एंटीबायोटिक क्रोसिन भी खाते हो, सिंपल सी मेडिसिन भी खाते हो, साइड इफेक्ट तो उसके भी होते हैं, नजर नहीं आते, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इफेक्ट्स तो इसके भी होंगे, बट दे मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। सर ब्लर हो रही है। कोई बात नहीं, जब क्लियर हो जाएगी तभी आगे बढ़ेंगे, जब क्लियर हो जाए मुझे बता देना। सर 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 हाँ, जैसे अभिषेक। कि हमने आज किसी पैथोजन के लिए वैक्सीनेशन ली और अगले दिन हम पैथोजन से इन्फेक्ट हो गए, तो भी वैक्सीन काम करेगी? अकादमिक डिपार्टमेंट प्लीज नोट करें, ध्यान रखें कि मतलब कि अब आप मुझसे थोड़े से एक्स्ट्रा क्लासेस दें, क्योंकि अब देखिए आप स्टूडेंट के इतने सारे डाउट रहते हैं, मुझे वो भी बताने होते हैं, तो आई नीड some always, that's the reason I need so many extra classes, that's why the syllabus takes time। ठीक है, हाँ जी अभिषेक बताइए। सर जैसे हमने किसी पैथोजन के लिए वैक्सीनेशन आज लिया, तो मतलब और हम हाँ, कुछ ही टाइम कुछ से इन्फेक्ट हो गए पैथोजन से, तो फिर हमें अपनी रियल इम्यूनिटी पे ही निर्भर रहना होगा ना, बाकी वैक्सीनेशन तब तो काम करेगी नहीं। बेटा दोबारा बोल, तेरी आवाज मुझे ना समझ में नहीं आया तेरा क्वेश्चन, कि हमने वैक्सीनेशन दिया फिर क्या हुआ। और सर मतलब थोड़े टाइम बाद ही हम पैथोजन से इन्फेक्ट हो गए, रियल पैथोजन से, तो वैक्सीनेशन काम करेगी? थोड़ी देर बाद फिर से इफेक्ट हो गए तो वैक्सीनेशन काम करेगी। हाँ, वैक्सीनेशन इसलिए ही है, मतलब कि वैक्सीनेशन का मतलब यही है ना कि अगर एक बार पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो दोबारा अगर वो पैथोजन आया तो वैक्सीनेशन काम करेगी, ऑफ कोर्स। यही क्वेश्चन है तेरा। हाँ अभिषेक। सर वो ये पूछ रहा है कि अगर आज हमने वैक्सीन ली और कल पैथोजन ने अटैक कर दिया तो वो काम करेगा वैक्सीन? अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मतलब वो पूछ रहा है कि अगर, अच्छा 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 अच्छा, वैसे वाला। देखो मेरी बात यस ध्यान सर, सुनना। यही पूछ। हाँ हाँ, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। अगर तुम्हारा कल टेस्ट है, या तुम्हारा मान लो कि अभी 1 घंटे बाद नीट का एग्जाम है, ठीक है, और मैं तुम्हें नीट के एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तुम्हें दे दूं, तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा? यस सर। हाँ अभिषेक, अगर 1 घंटे सर बाद मेरी नीट का एग्जाम है और मैं तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर दे दूं नीट का, है ना, तुम्हारे लिए काम करेगा? सर 100% तो नहीं करेगा। 100% नहीं करेगा, है ना। अच्छा, यही अगर मैंने आधे घंटे पहले दिया तो सर एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। 1 दिन पहले दिया इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। हफ्ते पहले दिया तो सर मैं 720 लेके आऊंगा। हाँ, अगर तुमको हफ्ते पहले दे दिया ना तो तुम पता है क्या करोगे, तुम फिजिक्स वाला पार्ट पकड़ाओगे राठौर सर को, मैं बता रहा हूं, तुम खुद सॉल्व भी नहीं करोगे। तुम इतने बेशरम बच्चे हो, मैं तुम्हारे बारे में ये भी जानता हूँ, तुम फिजिक्स वाला पार्ट पकड़ाओगे राठौर सर को, केमिस्ट्री वाला सर दोगे नागिया सर को, और बॉटनी वाला दोगे अपने जो भी सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हाँ गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं गुप्ता सर को, और जूलॉजी वाला गलती से मुझे मत दे देना, मैं सारे आंसर गलत बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब तुम इतने बेशरम बच्चे हो, तुम तब भी खुद सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। मगर हफ्ते भर में तुम्हारा काम बन जाएगा, और तुम तब भी 720 नहीं लेके आओगे, तुम तब भी 710 715 एक गलती फिर भी करके आओगे, मैं तुम सबसे ही उम्मीद लाद के चलता हूँ, ठीक है। तो यही होता है कि वैक्सीनेशन, देखो 2 टर्म्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनेगा, एक है वैक्सीनेशन, एक है इम्यूनाइजेशन। अब ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत ही बारीक टर्म्स हैं, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। मैंने आपको वैक्सीन दे दी, आपका वैक्सीनेशन हो गया,
खत्म। आपकी बॉडी में उसकी इम्यूनिटी जब डेवलप हो गई तो आपका इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। देयर इज समथिंग एज वैक्सीनेशन, देयर इज समथिंग एज इम्यूनाइजेशन, टाइम लगता है। इसीलिए एक्टिव इम्यूनिटी स्लो बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पासिव इम्यूनिटी इज फास्ट बट अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये डिफरेंस है एक्टिव और पासिव इम्यूनिटी, ठीक है। और किसी को कोई और डाउट? सर सर एक मिनट क्या नाम है इसका? गोविंद। गोविंद यस सर। बेटा तुझे मैं ना नीट का तो नहीं, ठीक है, तेरा अगला या कोई भी एक टेस्ट होगा ना, कोई भी एक टेस्ट, ये जो सिंपल 490 टेस्ट होता है, मैं एक्सक्लूसिवली तुझे वो पेपर एक दिन पहले दे दूंगा, ठीक है ना। और अगर तू उसमें 100% स्कोर करके ले आया, 720 के 720, ठीक है ना, तो एक चॉकलेट तू मेरी तरफ से ले ले लॉकडाउन खुलने के बाद। और अगर उसमें 100% 95% भी रह गए, 5% की भी गलती हो गई, हाँ क्वेश्चन गलत है उसकी वो समझता हूँ, लेकिन क्वेश्चन सही हुए तो 5% की भी गलती अगर हो गई उसमें, तो नहीं याद रख पाया सारे आंसर, तो जो चॉकलेट मैं तुझे देने वाला था वैसी 10 चॉकलेट मैं लूंगा, ठीक है गोविंद। सर एक दिन पहले तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, मैं एक दिन पहले तुझे पेपर दूंगा बेटा, ठीक है ना, और मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, तू पूरे नंबर नहीं लेके आएगा, और ले आया तो मैं एक चॉकलेट मैं दूंगा, और नहीं लेके आया तो 10 तू देगा। मंजूर है तो बता, अगली बार बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी आगे चलते टॉपिक में। सर सर पैसिव इम्यूनिटी, सर आपने एंटीबॉडीज बताई थी, सर एंटीबॉडीज भी प्रोटीन ही होती हैं? हाँ, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन बॉन्ड। जो एंटीबॉडीज अगर हम पैसिव इम्यूनिटी से डालेंगे तो सर क्या उनके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं बन सकती? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज हमने बाहर से दी, क्या उसके खिलाफ भी तो एंटीबॉडीज बन सकती हैं? वो भी तो प्रोटीन है। यस, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप ये समझिए कि जब तक वो बनेंगे ना, उससे पहले वो एंटीबॉडी जाके बाइंड करके काम कर देंगी। वो तो इंजेक्शन की तरह हुई ना, ब्लड में फैल गई, तो जब तक उनको देख के बॉडी ने उनके खिलाफ इम्यूनिटी बनाई और उनको डिग्रेड किया, देखो एंटीबॉडी डिग्रेड हो जाती है ना, वो भी प्रोटीन की एज है, लेकिन इससे पहले वो डिग्रेड हुई, वो अपना काम कर चुकी होंगी। ओके सर। सर हाँ, टेटनस की जो वैक्सीन होती है सर, वो सर 2 टाइप्स की होती है सर। एक जब लगने के बाद हम लेते हैं सर, और एक नॉर्मली लेते हैं सर। हाँ, तो सर जो सर लगने के बाद लेते हैं उसमें सिर्फ वही होती है एंटीबॉडीज घोड़े की? नहीं नहीं, जो लगने के बाद लेते हैं, मैं तो बताता हूँ, वो जो लगने के बाद लेते हैं ना, वो भी ना 2 तरीके की होती है। एक उनके लिए जिनको टेटनस का इंजेक्शन पहले लग चुका है, एक जिनको बचपन में टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा। एक वैक्सीन है, पढ़ाया था शायद मैंने, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन पढ़ाई है ना? यस सर। हाँ, डीपीटी में टी क्या है? टेटनस, राइट। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस फॉर बॉडी पर्ट्यूसिस यानी वुपिंग कफ, और टी स्टैंड्स फॉर टेटनस। तो टेटनस का ना जो डीपीटी वैक्सीन है उसमें टेटनस का टॉक्सॉइड होता है ना, इट्स अ सेकंड जनरेशन वैक्सीन। तो बचपन में आपको डीपीटी का इंजेक्शन लग चुका होता है, ठीक है ना। तो जब आपको चोट लगती है, तो जो टेटनस का आपको एक्चुअल में इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो एक्चुअल के अंदर वो भी आपको बूस्टर डोज दी जाती है, वो भी टेटनस का टॉक्सॉइड ही है, ठीक है ना। वो टेटनस का टॉक्सॉइड ही है, वो जो दोबारा आपको दिया जा रहा है, ताकि आपके बॉडी में एज अ बूस्टर डोज, क्लियर है पॉइंट, कि आपकी इम्यूनिटी एकदम से और तेज हो जाए, और जो पैथोजन एक्चुअल में आया, जो स्ट्रॉन्गर पैथोजन है, उसके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी और तगड़े तरीके से काम करे, ठीक है ना। तो वो आपका बूस्टर डोज दिया जाता है अगर आपको इंजेक्शन लगा हुआ है तो, बचपन में, और वो जनरली बच्चों को लगा ही होता है। बाई चांस अगर नहीं लगा होता, ठीक है ना, अगर आपको बाई चांस इंजेक्शन नहीं लगा होता,
बचपन में, फिर आपको बूस्टर डोज देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से इम्यूनिटी नहीं है। पहले से बूस्टर डोज तो पहले से इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है। तब आपको दिया जाता है एंटी टेटनस सीरम, एटीएस। तो तब आपको एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है, उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज, ठीक है ना, किसके खिलाफ? टेटनस के बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है ना। तो वो एंटीबॉडीज आपको दी जाती है, और वो एंटीबॉडीज आपको वो फिर पैसिव इम्यूनिटी है। तो एंटी टेटनस सीरम अगर बोलेंगे एटीएस, तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, और जो डीपीटी वैक्सीन है दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको चोट लगने के बाद जो इंजेक्शन दिया जा रहा है उसकी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी दो तरीके के हैं, बताया ना। वो बूस्टर डोज भी हो सकता है, वो एटीएस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है, ठीक, क्लियर। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे एटीएस, तो आप बोलना यस, एटीएस इज अ पैसिव इम्यूनिटी। और कोई बोले डीपीटी, तो डीपीटी में टी इज एक्टिव इम्यूनिटी। आई सपोज अब क्लियर है सब लोगों को। यस सर, अब क्लियर है। यस सर। ओके। सर हाँ जी गरिमा जी। सर हुपिंग कफ बता दीजिए एक बार। कौन सा कफ? हुपिंग कफ। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ ना। यस सर। वूपिंग कफ एक्चुअली एक पैथोजन है, पढ़ा था मैंने शायद, ये बॉडी डेवलप परट्यूसर्स। बॉडी डेवलप परट्यूसर्स। सर काली खांसी होती है ये? अब क्या हो गया, क्या चाहिए है, क्या चाहिए? हाँ, कौन बोल रहा है बैकग्राउंड में? तो बॉडी डेवलप प्रोड्यूसर्स जो पैथोजन है, ये आपकी बॉडी में आपका एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। इसमें जब आपको है ना खांसी होती है, ठीक है ना, तो खांसी में ना बच्चे की ना रोनी जैसा साउंड आती है, उसको बोलते हैं वूपिंग साउंड। तो इसकी एक खास बात होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वूपिंग कफ, ठीक है ना। पैथोजेनस बॉडी डेवलप प्रोड्यूसर्स, ठीक है गरिमा। यस सर। सर जो वैक्सीन में अगर पैथोजेंस जैसे देते हैं तो वो उन्हें हीट किल नहीं किया जाता ना, मतलब किसी और मेथड से किल करते हैं ना उन्हें? नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग मेथड है। हीट किलिंग का मेथड है, केमिकल से किल करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, कुछ और चीज ऐड करके, तो दे आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है ना। तो किल्ड अलग तरीके के सोचते हैं, हीट किल्ड भी हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि हीट किल नहीं कर सकते, आप हीट किल भी कर सकते हो, उससे थोड़े प्रोटीन डिनेचुरेट कर देंगे, वो अच्छा तरीका नहीं है वैसे। बट अगर हाँ और कोई तरीका नहीं है तो फिर हम हीट किल्ड इज द लास्ट मेथड, लेकिन हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते। हीट किल्ड इज द लास्ट प्रायोरिटी। हीट किल्ड तो ना बेटा बहुत शुरू शुरू में इस्तेमाल किया गया था, बहुत पहले पहले, ठीक है ना, शुरू शुरू में। अब तो हीट किल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, अब तो केमिकल बेस्ड किलिंग ही होती है, और किलिंग भी नहीं होती, मोस्टली एटीन्यूएशन होता है, इनएक्टिवेशन होता है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। आपके डीपीटी वैक्सीन में ये डिप्थीरिया है, ये परट्यूसिस है, और ये टॉक्सॉइड है, ठीक है ना, पर टेटनस है, ठीक है। इट्स अ कंबाइंड वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन आपको क्लियर कर दिया मैंने। इसी टॉपिक से आपको मैंने एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का आइडिया दे दिया, आपको मैंने बहुत सारा आइडिया दे दिया, ठीक है ना। और अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है आज पढ़ने के लिए, ठीक है, बेटा एक जना जो टाइम बताना कितना है हमारे पास? सर 15 मिनट है सर। 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट, 14 मिनट। 14 मिनट है, ओके ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 ही मिनट है, तो मैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करता, क्योंकि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको जो चीजें बताई हैं उसी को डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। या चलो एक काम करते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करिए, क्या हो जाएगा 15 मिनट बता। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको जानने के लिए आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मैंने आपको हमेशा से बताया, बायोमोलिक्यूल जो पढ़ा आपने। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो सिंपल है, इसमें ना 4 चेन है, 2 लाइट चेन, लाइट मतलब मान लो एक चेन है,
ये स्मॉलर इन साइज है तो हल्की है, तो यहाँ लाइट का मतलब हल्की है, इसका एन टर्मिनल है, इसका सी टर्मिनल है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, फिर यूवी लाइट चेन, और इसके साथ साथ एक रहेगी इसके साथ हेवी चेन, ठीक है। तो लेट से ये हेवी चेन बना देते हैं, ये थोड़ी लंबी बना देते हैं, है ना, प्रोटीन ही है तो इसका एन टर्मिनल, इसका सी टर्मिनल, क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया, दो हो गई, एक लाइट और एक हेवी चेन, एक लाइट चेन, द लाइट चेन, और ये दूसरी वाली कौन सी चेन है, दिस इज द हेवी चेन, हैवी चेन। तो एक लाइट है एक हैवी है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, इसके कम है इसके ज्यादा है, ये भारी है हल्की, और दो हैवी चेन होती है, दो हैवी चेन कितनी होती है, हैवी चेन दो, there is an n terminal here also, c terminal here also, and ये लाइट चेन हो गया आपकी, this is the n terminal, this is the c terminal, right। तो ये हिसाब किताब है, तो ये आपके एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दो हैवी दो लाइट। अब पे अटेंशन, कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, पर बिना डाइसल्फाइड बॉन्ड के तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ना, ये टर्शियरी ये टर्शियरी ये टर्शियरी टर्शियरी मिला के क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विद इन द चेन बने हुए हैं, मतलब कुछ जो है लाइट चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पता है आपको, जो सिस्टीन में बनते हैं, पता है ना, सिस्टीन के पास SH2 होता है, SH2 होता है, सॉरी SSS होता है, और ये हाइड्रोजन हट जाते हैं और देयर इज अ बॉन्ड बना, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, ये आपको पता है, राइट। तो देयर इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन टू सल्फर ऑफ सिस्टीन, ठीक है ना, तो वो स्टेबलाइज करते हैं। तो लाइट चेन में है, यहाँ पे भी रहेंगे ऑफ कोर्स सेम, है ना, और कुछ ऑफ कोर्स इस चेन को भी जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी रहेंगे। So there are some intramolecular disulfide bonds and there is some intermolecular disulfide bonds, and of course जुड़े तो ये भी होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे ना, यहाँ पे कुछ disulfide bonds जुड़े यहाँ पे भी होंगे, ओके। तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, 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 इंट्रामोलिकुलर एंड अगेन इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दोनों हेवी चेन को जोड़ रहे हैं, कुछ हेवी और लाइट को जोड़ रहे हैं, कुछ लाइट को अपने आप में स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। एंड ऑफ कोर्स कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पे भी होंगे, इसको भी स्टेबलाइज कर होंगे, कुछ इसके अंदर भी होंगे। तो मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर एवरीवेयर, तो वो कोई खास मुश्किल चीज है नहीं, तो वो आपको पता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, क्लियर, ओके। ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मैंने जैसा प्रोटीन होता है वैसा बना है, ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो चार चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, चार चेन। अब NCERT इसी स्ट्रक्चर को ना जिस तरीके से बनाते हैं, मैं पूरी बना के दिखाता हूँ आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। NCERT जिस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाती है, मैं इसको पूरा मिटा ऐसे को मैं दूसरी जगह बना देता हूँ, ठीक है। NCERT किस तरीके से स्ट्रक्चर को बना रही है, आपके पास अगर NCERT हो तो आप देख भी सकते हैं अपनी NCERT में, ठीक है। NCERT इसको ऐसे बना, मैं NCERT में और थोड़ी मॉडिफिकेशन करके बढ़िया बना रहा हूँ। This is the heavy chain. This is the heavy chain. इसके तीन पार्ट्स करते हैं, तीन पार्ट्स करते हैं, ठीक है। तीन पार्ट्स क्यों किया, या तीन पार्ट्स को तो ऐसे पार्ट्स दो पार्ट्स में, ओके, तीन पार्ट्स में, ओके, ओके। अब दो, सॉरी इसके दो ही कर, हाँ, तो दो पार्ट इसके, दो पार्ट इसके, ओके। ये हो गया हैवी चेन, और इसके साथ रहेगी लाइट चेन,
ये राइट साइड होगी, इसके दो टुकड़े, ठीक है। ओके, अब एन साइड इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ऑफ कोर्स एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ये एन ऑल्सो। ओके, और फिर एनसीईआरटी डायसल्फाइड बॉन्ड बनाती है जो NH बनाती है इस तरीके से कुछ। आज के एनसीईआरटी पर देख लीजिएगा आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं बना देता हूँ फटाफट से आपके लिए। ये नोट्स मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की डायग्राम बना दी और जो भी ले रहे हैं ऐसा चल रहा है, हमें यहाँ बना देते हैं। ओके, I think this is the most boring thing that I have to do. Well, I'm not making it entire चलो इसको बना ओके सर अभी रुक जाओ बेटा, पहले को समझा क्या डाउट है, मुझे अगला बताओ। सर ये जो सर लाइट और डार्क वाली होगी सर, ये जो लाइट और हैवी बोला, लाइट और हैवी, Heavy. डार्क नहीं। लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी वाला। हैवी सर, ये अपने में सर ऊपर से नीचे तक तो सर सेम रहेगी सर, तो सर उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर क्यों बोला सर, सेकेंडरी क्यों नहीं बोला? क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा है, तेरी बात में सेंस निकल के आ रहा है। सर टर्शियरी स्ट्रक्चर तो वो होता है ना जिसमें अल्फा प्लेटेड और बीटा हेलिक्स सर सब मिक्स होके आती हैं सर। फिर एक काम कर, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आ, फिर बात करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा बीटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट वगैरह होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर उसका 3D अरेंजमेंट होता है और इंडिविजुअल टर्शियरी स्ट्रक्चर का आपस में जब जुड़ के बनता है तो उसे बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन में अगर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो चारों आपस में किस तरीके से जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनानी, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, किसने बोला सेकेंडरी है? ओके सर। ओके, तो पुराना भूल जाते हैं तो फिर कंफ्यूज होते हो, पुराना याद रखा करो। खैर, अब इस पूरे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। एंटीबॉडी पूरी की पूरी बाइंड नहीं करती एंटीजन के साथ। पे अटेंशन, यही तो सबसे खूबसूरती वाली बात है कि पूरी की पूरी एंटीबॉडी ना बाइंड नहीं करती। देखिए प्रोटीन नहीं, प्रोटीन पूरा का पूरा बाइंड नहीं करेगा, प्रोटीन की एक पॉकेट होती है जो बाइंड करेगी। प्रोटीन का कौन सा रीजन बाइंड करेगा? मान ले बेटा ये एंटीबॉडी मैं यहाँ बना रहा हूँ, पे अटेंशन ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा से जूम कम करूँ। ओके, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि लेट्स से ये एक एंटीबॉडी है ना, ओके, या लेट्स से ये एक एंटीबॉडी, इसको मैं पार्ट्स में बैठ कर रहा हूँ। अब ये एंटीबॉडी को मैं बात करूँ, ध्यान से समझना, इस एंटीबॉडी में सिर्फ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं इसे दो तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान से। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ओके, सिर्फ इतना हिस्सा, दिस रीजन, सिर्फ इतना हिस्सा एंटीजन से बाइंड करता है। क्यों? यही चेंज करता है, यही वैरिएबल होता है, इसको बोलते हैं वैरिएबल रीजन। ठीक है, और बाकी सारे हिस्से को बोलते हैं द कांस्टेंट रीजन। जो वैरिएबल रीजन है, सिर्फ वही रीजन बाइंड करेगा स्पेसिफिक टू एंटीजन। भाई वेरिएबल होगा, बदलेगा बार बार, वही स्पेसिफिसिटी आएगी, तो स्पेसिफिक टू एंटीजन। हर एंटीजन के अलग है क्योंकि यही चेंज होता है। हर एंटीबॉडी में अगर डिफरेंस देख ढूंढना है आपको तो आप कहां देखोगे? वेरिएबल रीजन में डिफरेंस। कांस्टेंट रीजन हर एंटीबॉडी का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, तो वेरिएबल रीजन से ही एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी आती है। तो ये वाला हिस्सा इसको हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं, यही बाइंड करता है एंटीबॉडी, ठीक है, सॉरी एंटीजन से। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान समझना, ये जो एंटीबॉडी है इसको मैं ऐसे ही बांट सकता हूँ। कैसे? इसका एक वी शेप वाला हिस्सा और एक ये डंडी, ठीक है ना। अभी जो वी शेप वाला हिस्सा है, क्योंकि इसके पास एंटीजन बाइंडिंग रीजन है, क्योंकि वेरिएबल रीजन है इसके पास, तो इसको हम बोलते हैं एक फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट ए बी मतलब एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। तो जो वी शेप वाला हिस्सा है ये फ्रैगमेंट ए बी है, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। और नीचे वाले का को बोलते हैं हम FC, जहाँ पे C का मतलब कांस्टेंट नहीं है, C का मतलब क्रिस्टलाइजिंग है, ठीक है ना।
तो कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, एफसी का मतलब क्रिस्टलाइजिंग है, क्योंकि ये जब ये क्रिस्टलाइज कर जाता है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं या डिसॉल्व करते हैं, क्या है उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो डंडी है नीचे वाली, इसको हम एफसी रीजन बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला बी वाला रीजन है, इस पूरे रीजन को हम एफएबी रीजन बोलते हैं। और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए, स्टूडेंट समझते हैं कि एफएबी ही वेरिएबल रीजन नहीं, एफएबी रीजन में वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, लेकिन एफसी में सिर्फ कांस्टेंट रीजन होगा। एफसी में कांस्टेंट भी आएगा, सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा, whereas एफएबी में थोड़ा रीजन कांस्टेंट भी है, थोड़ा रीजन वेरिएबल भी है, तो इट इज वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। तो देखिए एंटीबॉडी को दो तरीके से बांट सकते हैं, दोबारा सुनिए। आई कैन डिवाइड एंटीबॉडी इन टू टाइप्स, देयर इज वेरिएबल रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन, एंड आई कैन डिवाइड एंटीबॉडी आल्सो इन टू टाइप्स, एफएबी फ्रैगमेंट एंड एफसी फ्रैगमेंट। जब एफसी फ्रैगमेंट की बात करें तो डंडी की बात हो रही है, ठीक है, व्हिच डज नॉट इंक्लूड लाइट चेन। एफएबी की बात करें तो हैवी चेन लाइट चेन दोनों की बात हो रही है। क्लियर है, आ रही बात समझ? ओके, अब इसी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, इस बारे में आप देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ऊपर वाले दो ये वेरिएबल हो गए, बाकी सारे जो है बेटा वो कांस्टेंट है। वो सब कैसे हैं? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, 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 ये कांस्टेंट है। नाउ आई सपोज यू आर क्लियर, ये सब कांस्टेंट रीजन है, ऊपर वाले ही सब क्या है? वेरिएबल रीजंस, राइट? नाउ पे अटेंशन वन मोर टाइम, इन सबके मैं नाम दे सकता हूं, जैसे ये वेरिएबल है लेकिन हैवी का पार्ट है, तो ये हैवी है, ये कांस्टेंट हैवी, ये भी कांस्टेंट हैवी, ये भी कांस्टेंट हैवी, ये भी, ये वेरिएबल हैवी, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट हैवी, कांस्टेंट, ये सब हैवी चेन के पार्ट है। ये वेरिएबल लाइट, ये कांस्टेंट लाइट, ये वेरिएबल लाइट, ये कांस्टेंट लाइट, ठीक है? क्या? तो ऊपर ऊपर वाले वेरिएबल, नीचे नीचे वाले क्या? कांस्टेंट। ओके, आई सपोज दिस इज क्लियर। अब जो वेरिएबल रीजन बेटा यही वाला हिस्सा है जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा, तो दिस रीजन इज एंटीजन बाइंडिंग, दिस रीजन इज एंटीजन बाइंडिंग। तो एंटीजन से जो हिस्सा एक्चुअली बाइंड करता है उसको हम पैराटोप भी बोलते हैं। तो ये एक पैराटोप है और ये भी एक क्या हो गया? पैराटोप हो गया। तो एक एंटीबॉडी के पास कितने पैराटोप होते हैं? दो पैराटोप होते हैं, एक ये पैराटोप, ये वाला ऐसा पैराटोप, ये वाला, और एक ये वाला ऐसा क्या? पैराटोप। तो एक एंटीबॉडी के पास दो पैराटोप है, मतलब एक एंटीबॉडी एक टाइम पे एक एंटीजन के दो हिस्सों से बाइंड कर सकती है। अब मैं बताता हूं पैराटोप हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना? व्हाई इट इज नोन एज पैराटोप, इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेट्स से यहां समझते हैं, कुछ डाउट होगा तो मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है? मैं एक बार ये कंप्लीट कर लूं जरा। ओके, पे अटेंशन। ये आपने कॉन्सेप्ट लगा लो, क्या एक्सप्लेन करते हैं। मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये एंटीजन है, ये पैथोजन है, पैथोजन का प्रोटीन है, ठीक है ना? किसका प्रोटीन है? पैथोजन का प्रोटीन है। ओके, अब आप देखिए, इससे 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 दो चीजें बाइंड कर सकती हैं। एक अब इस पैथोजन, ये पैथोजन है ना? क्लियर पॉइंट? अब ये पैथोजन है या ये एंटीजन है, जो भी है प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के दो हिस्से से बाइंडिंग हो सकती है ना? एक एंटीबॉडी है, ठीक है ना? ये एंटीबॉडी है, एक हिस्सा यहां से बाइंड करके, ओके, और एक हिस्सा यहां से बाइंड किया। दोबारा बोलते हैं, ओके, तो ये एंटीबॉडी एक ही एंटीबॉडी, दिस इज वन एंटीबॉडी। ओके, तो आप देखिए ये एंटीबॉडी इससे भी बाइंडेड है और इससे भी बाइंडेड है। देखिए क्या ये पूरे प्रोटीन से बाइंडेड है? नहीं, ये पूरे प्रोटीन से बाइंडेड नहीं है। ये प्रोटीन के इस हिस्से से बाइंडेड है। ध्यान समझेगा, पैथोजन का या एंटीजन का वो हिस्सा जिससे एंटीजन के पूरे हिस्से से बाइंडिंग करती है एंटीबॉडी, कुछ पार्ट से करती है, जिस पार्ट से करती है एंटीजन के उसे बोलते हैं एपिटॉप। ये क्या एपिटॉप होगी, ये भी क्या एपिटॉप होगी?
ओके। और एंटीबॉडी का तरीका, वो रीजन जो एंटीजन के एपिटॉप से बाइंड करता है उसे बोलते हैं पैराटॉप। तो दोबारा सुनिए, एंटीजन का वो हिस्सा जिससे एंटीबॉडी बाइंड कर रही है दैट इज एपिटॉप, और एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन से बाइंड कर रहा है उसे बोल रहे हैं पैराटॉप। तो एंटीबॉडी का पैराटॉप होता है, एंटीजन का एपिटॉप होता है, दोनों आपस में बाइंड करते हैं और इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है। अब मैं आप लोगों से कुछ लिमिटेड सवाल पूछना चाहूंगा जिसका आप जवाब देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन में हैवी चेन होगी या लाइट चेन होगी या दोनों होगी? सर दोनों होगी। दोनों। एंटीबॉडी के एफ सी रीजन में, किसमें एफ सी रीजन में हैवी चेन होगी या लाइट चेन होगी? हैवी चेन होगी सर। हैवी एफ सी में सिर्फ हैवी होगी। ओके, एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन में हैवी चेन होगी या लाइट चेन होगी? हैवी चेन। सर दोनों होंगी। हैवी क्या कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट में दोनों होंगी। कांस्टेंट हैवी कांस्टेंट लाइट नहीं है, ये कांस्टेंट लाइट कांस्टेंट, कांस्टेंट वाले में हैवी भी होगी और लाइट भी होगी। क्लियर है पॉइंट? तो देखो कंफ्यूज ना, ये कांस्टेंट रीजन है, ये एफ सी रीजन है। और सॉरी मैंने सी के आगे कांस्टेंट लिखा हुआ है, गलत है। एफ सी ये मैंने इसलिए लिखा था ये बताने के लिए कि इसमें वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है और एफ सी में सिर्फ ओनली फुल कांस्टेंट आता कांस्टेंट। है। अब इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था आपको। C does not stand for constant. C stands for crystallizable. ठीक है, तो आई सपोज आपको सारी बातें जो है क्लियर है। कोई सर? डाउट? हाँ जी सर ये समझ नहीं आया वो जाके बाइंड कैसे होती है? अरे बाइंड कैसे होगी भाई? यहाँ प्रोटीन की सीक्वेंस अलग होगी, ये पार्ट का स्ट्रक्चर अलग होगा, ये पार्ट का स्ट्रक्चर अलग होगा, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ये अलग एंटीजन के अलग हिस्से से बाइंड करेगी, ये एंटीजन के अलग हिस्से से बाइंड करेगी, तो ये अलग एपिटॉप से बाइंड करेगी, ये अलग एपिटॉप से बाइंड करेगी, ये भी एक पैराटॉप है, ये भी एक पैराटॉप है। इसमें क्या समझने वाला? सर कांस्टेंट रीजन में दोनों क्या क्या होंगे वो बता दो एक बार। बेटा तू, अब मैं तुझे बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट रीजन है, जहां जहां सी लिखा हुआ है ना ये सब कांस्टेंट रीजन है। अब तू मुझे बता, कांस्टेंट रीजन के अंदर सिर्फ हैवी चेन आ रही है, लाइट भी आ रही है? सर दोनों आ रही है। दोनों आ रही है ना। इतनी इतनी ये लाइट भी आ गई, हैवी भी आ गई, और नीचे तो पूरी पूरी हैवी है ही। तो कांस्टेंट में हैवी भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। ये एफसी रीजन है। अब बता एफसी रीजन में क्या मिलेगा तुझे? हाँ नीरज, एफसी में क्या मिलेगा? हैवी या लाइट? सर हैवी आ रही है सर यहाँ एफसी रीजन। हाँ एग्जैक्टली, एफसी में सिर्फ और सिर्फ हैवी, लेकिन कांस्टेंट में थोड़ा ये वाला पार्ट ये लाइट का भी होगा, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ओके सर। ओके। और एफ ए बी में भी हैवी लाइट दोनों आएगा। ठीक है, चलिए, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर हाँ जी गरिमा बोलिए। सर जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो बी पे डिपेंडेंट होता है ना? मैंने हेपेटाइटिस पढ़ा दी तुम लोगों को? यस सर। हाँ पढ़ा दिया हेपेटाइटिस मैंने। मुझे याद नहीं है हेपेटाइटिस मैं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पर ठीक है, बात सही बोल रही हो कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो बी पे डिपेंडेंट होता है। डी बी पे Okay, डिपेंडेंट sir. है। हाँ और सर जो प्रोटीन्स का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड कंपलसरी है ना? उसके बिना बनेगा नहीं, उसके तो चारों चेन अलग अलग बैठी रहेंगी भाई। दो दो टर्शियरी स्ट्रक्चर को जोड़ोगे कैसे? ओके सर। है ना, इंटर मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड जरूरी है उसके लिए। हाँ और बताइए।
कोई और डाउट किसी को? चलिए फिर, आपको वहां में से किसी को कोई और डाउट नहीं है तो फिर विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।